बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी मीडिया का वो वाहिद शो है जो ऐसे इश्यूज उठाता है जो कोई और नहीं उठाता, जिसकी कोई और बात नहीं करता। और हम क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत जोर से उठा रहे हैं, बहुत देर से उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तानियों को उठाना है। वेक अप पाकिस्तान, क्योंकि हमें बदलना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के साथ हमें भी तब्दील होना होगा। हम तब्दील ना हुए तो फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, ऐसा नुकसान जिसका कभी हम अजाला नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और आपको बताएं कि आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाइमेट चेंज से ऑफकोर्स कनेक्टेड है, वाटर एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। हमारी आबादी मुसलसल बढ़ रही है। हम जानते हैं कि खाने वाले मुंह बढ़ते जा रहे हैं, पेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खाने की जो तादाद है, जो हमारे फार्मर्स, हमारे ज़राअत से जुड़े हुए हमारे हीरोज़ मेहनत करते हैं, उसकी तादाद इस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है। तो क्या हम फूड सिक्योर हैं, फूड सेफ हैं? फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी की जो टर्म्स हैं यकीनन बहुत कॉमन थी थोड़ा वक्त पहले, लेकिन भूल जाते हैं लोग। इसीलिए हम वेकअप पाकिस्तान में आपको बताएंगे कि फूड और वाटर सस्टेनेबिलिटी की पोजीशन क्या है आज के इस प्रोग्राम में। इसलिए प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे साथ बड़ा कमाल पैनल भी मौजूद है मेहमानों का। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद नवाज शाह साहब, आप सिंध आबादकार बोर्ड से आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, बहुत एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मेरे साथ मौजूद है जमाल अकबर अंसारी साहब, आप CEO हैं अकबर एसोसिएट्स ग्रुप के। थैंक यू सो वेरी मच अंसारी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। जुल्फ़िकार अली काछेलो हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी मारूफ एग्रीकल्चरिस्ट हैं। साथ साथ दुर्रे समीन अकरम साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप माशाल्लाह से प्रोफेसर एंड चेयर ऑफ पीडियाट्रिक्स एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। साथ साथ आपने पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में तो बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। साथ साथ आप ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है हेल्प, जहाँ पे आप 25 साल से काम कर रही हैं, जो मोस्टली खवातीन और बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर मेहनत करते हैं कि उस सिचुएशन को बेहतर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। और मैं शाकिर उमर गुज्जर साहब भी ज्वाइन करेंगे, डेयरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनसे हम पूछेंगे दूध की सूरत हाल क्या है मुल्क में। सूरत हाल ये है इस वक्त के हमारे जो कैश क्रॉप्स हैं, चाहे वो चावल हो, मकई हो, गंदम हो, गन्ना हो, कपास हो, तमाम तर मुश्किल में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो मौसमियाती तब्दीलियों के बाद जो बारिशें मई अप्रैल से हमने बारिशें देखी, हेल स्टॉर्म देखी, जालाबारी देखी, आम के बागों को नुकसान पहुंचा पूरे पाकिस्तान में। यहां तक कि एक तस्वीर बड़ी वायरल मुझे नजर आई सोशल मीडिया पे कि खातून तरबूज खा रही हैं हीटर चला के। अब यकीनन तरबूज गर्मियों का फल है और लोग समझते हैं गर्मियों में खाया जाता है, लेकिन क्योंकि ऐसी बारिशें हुई, ऐसी हेल स्टॉर्म जालाबारी हुई कि मौसम बदल गया, ठंड आ गई और लोग हैरान हो गए कि यार अप्रैल के महीने में ऐसे टेम्परेचर्स। तो ये वाजे हो जाता है कि मौसम बदल रहा है। हम नहीं बदल रहे, लेकिन हमें बदलना होगा। पानी की सूरत हाल की बात की जाए तो हम जानते हैं हमारे मुल्क में डैम्स नहीं बन रहे, बनने चाहिए। हमेशा सैलाब आते हैं, बहुत बारिशें होती हैं, बहुत बातें की जाती हैं, बड़े फंड्स जमा किए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। सैडली ये मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम क्यों इस पानी को बचा नहीं पाते। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2030 तक पाकिस्तान 33 उन ममालिक में शामिल होगा जहां पर पानी का बड़ा मसला बहरान सामने आ रहा होगा। 33 टॉप कंट्रीज जिसके अंदर वाटर जो है स्कार्सिटी हाई होगी, उनमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। इसलिए वेकअप पाकिस्तान में हम ये आज डिस्कस करेंगे फूड एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम फूड को डिस्कस कर लेते हैं, खाने की सूरत हाल क्या है। शाह साहब आपसे शुरू करूंगा, महमूद नवाज शाह साहब आप बताइए, फूड सस्टेनेबिलिटी में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? क्या वजह है कि हम नहीं अपने आप को सस्टेनेबल कर पाए हैं? क्या वजह है कि हम नहीं अपने फार्मर्स की डिमांड समझ पाए हैं और उनके लिए सही पॉलिसीज क्रिएट नहीं कर पाए हैं? बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं जो नई पॉलिसीज आ रही हैं देयर इवन मोर डेंजरस। शाह साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात कि आजकल का जो लैंडस्केप है ये आजकल का, और दिस कंटिन्यूज नाउ फॉर ओवर एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन इन एग्रीकल्चर फॉर लास्ट 2-3 डेकेड्स। आप देखें कि हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इस साल हमारे पास गंदम कितनी हुई, कोई ये सब बात नहीं कर रहा आज भी कि अगले 5 सालों में हमें गंदम की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप इसको ऐसे देखें कि दुनिया में फूड सिक्योरिटी का पैराडाइम इज़ नॉट ओनली प्रोविजन ऑफ व्हीट। सस्टेनेबल फूड का मतलब, प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, फॉर हेल्थी लिविंग, लिबर्टी, फ्रीडम और सारी चीज़ों के साथ होना चाहिए। इसका मतलब कि बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, जिंक भी होना चाहिए, सब चीज़ें। हम तो उन चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहे, सिर्फ गंदम को फोकस कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंदम का भी हम नहीं ये फोरकास्ट कर रहे कि हमारे पास अगर हमारी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी
आबादी बढ़ने वाले ममालिक में से एक मुल्क है, इवन इन साउथ एशिया, इवन मोर देन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो। तो वो गंदम कहाँ से आएगी? आपकी प्रोडक्शन कुछ भी कह लें 27 मिलियन टन पे स्टैगनेंट है। आपकी जो कंजम्पशन है वो 8 to 10% एनुअली बढ़ रही है। तो आपके पास तो अगले 2 से 3 साल में गंदम या तो इंपोर्ट कर लें अगर आपके पास बना रहेगी। सर्टेनली वी आर नॉट लुकिंग एट कि हमारे इश्यूज और चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल वीट में हमारे पास शॉर्ट विंटर है, तो हमने उसके बीज के लिए क्या किया है, उसके बीज की पाइपलाइन क्या है। जब हम इन चीज़ों सारों को और दीगर चीज़ों को नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्शन, आपका ग्रोवर सारा कंस्ट्रेन रहेगा और फूड सिक्योरिटी का जो एक सवालिया निशान है वो एक सवालिया निशान ही रहेगा। लेकिन सर, हम वेकअप पाकिस्तान में सवालिया निशान के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे और उम्मीद करते रहेंगे अरबाब इक़्तिदार के कान पे कुछ तो हमारी बात पहुंचेगी, कुछ लोगों तक ही पहुंच जाए, कुछ अवेयरनेस ही क्रिएट हो जाए। वी विल पुट इन आवर शेयर। सज्जाद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ एनालिस्ट है। मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी नज़र में हम क्यों ये नहीं सोचते कि अगले 5 सालों में हमें कितनी गंदम चाहिए? हम क्यों नहीं ये सोचते कि गंदम के बीच की पाइपलाइन का क्या होगा? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है, डिमांड 8 से 10% बढ़ रही है? क्या वजह है मीर साहब? पहली बात तो कि हमें आबादी के बारे में भी सोचना चाहिए। इस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम ईस्ट पाकिस्तान से कम थे, हम उससे बढ़ गए। हम शायद इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर रहे हैं या उसके करीब पहुंचे हो गए हैं। पहली बात तो ये कि हमें ये सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गंदम का जहाँ तक मामला है, एक ज़माने में हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया के माने हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट थे और वो नई हमने ज़ाहिर है कि मैक्सिको के पास जब आई थी तो मैक्सिको के ताउन से आई थी। उस वक्त हमारी यील्ड जो थी 9 मन फी एकड़ थी, वो 40 मन हो गई। आज भी हमारे बहुत से किसान जो है वो 50-60 मन फी एकड़ की यील्ड दे रहे हैं। लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि आम किसान को बीज मुयस्सर नहीं होता। इसमें भी सिफारिश है, इसमें भी कहा जाता है कि जब वक्त आता है तो अपने अपने लोगों को बीज दे दिए जाते हैं। बीज का मसला भी आता है, बीज के अलावा खाद का मसला भी आता है। पानी के मसले की हमने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि ड्रिप सिस्टम से या किसी और सिस्टम से पानी लोगों तक पहुंच सके। हमने एग्रीकल्चर में जिस रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, जापान जैसा मुल्क जो है वर्टिकल लेवल तक फसलें ले रहा है, हम पास ज़मीन भी है, पानी भी है, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम बीज को डेवलप नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा जो था फैसलाबाद का, एक ज़माने में अयूब इंस्टीट्यूट शायद नाम था उसका, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हट के था, उसकी दुनिया भर में शोहरत थी। आज वहाँ कुछ भी नहीं, खाक उड़ रही है, कुछ काम नहीं किया हमने। कपास की फसल हमने तबाह कर दी, गंदम की फसल हमने तबाह कर दी, गन्ना बीज बीज के हमने अपने सियासतदानों के पेट भरने शुरू कर दिए। ये सारी वो किस्से हैं। हमने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना बना के अपनी ज़मीनें ज़ाया करनी शुरू कर दी। ये सारे मसले जिस पर हमने गौर नहीं किया। हमने सियासत की नज़र कर दिया पानी के मसले को भी। काला बाग नहीं बनेगा जी, काला बाग नहीं बनेगा, काला बाग ना कप्पे, पन्नू वाकल ना कप्पे, काला बाग ना कप्पे। पन्नू वाकल बना हुआ है और आप ऐश कर रहे हैं, काला बाग में बैठे हुए हैं, वो नहीं बनेगा। बादशाह बनाएंगे। 16 में 5 डैम बनने थे, मुशर्रफ ने तंग आके ऐलान किया था, एक भी बन नहीं पाया। जरदारी ने आके ऐलान कर दिया कि काला बाग नहीं बनेगा। मीर साहब, तो आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ये सवाल पूछने पे मजबूर हो रहा हूं मैं अंदर से। वो ये है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब होना चाहिए था पाकिस्तान की खातिर, हमारे मुस्तकबिल की खातिर, हमारे बच्चों की खातिर। क्यों नहीं हुआ मीर साहब? मतलब ये है, कहने का मतलब एक तो सियासत की नजर हुआ, एक ये है कि हमारी बैड मैनेजमेंट की नजर हुआ। तो जब हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद थे तो क्या हम कहें कि अयूब की हुकूमत बेहतर थी जिसने 9 एकड़ से 40 एकड़ तक पैदावार कर दी? चाहे वो मैक्सिको पाक थी, चाहे उनकी मदद के साथ की, चाहे उस साइंसदान की मदद के साथ की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसका इंतकाल हो गया। कहाँ हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते थे अब क्यों नहीं करते? हमने क्यों इस तरह तरक्की नहीं की? हम रियायतें हर एक मांगता है, टेक्सटाइल में भी रियायतें मांगते हैं। 40 साल से सुन रहा हूँ टेक्सटाइल आपसे रियायतें मांगती है। और टेक्सटाइल की शर्त ये थी कि पाकिस्तान में कंपेटेबिलिटी के लिहाज से 2001 में नंबर 1 था, चीन नंबर 5 पे था। आज हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? आखिर क्या वजह है? हमने क्यों इस तरह तवज्जो नहीं दी? गन्नम की सूरत हाल ये थी कि हम खुद कफील हो गए थे। आज हमारी फसल ही पूरी नहीं होती, हम रोते चीखते रहते हैं, क्या कहते हैं ये आबादी बढ़ गई है। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब चीजें बाहर से मंगवाना पड़ती हैं हमें।
प्लानिंग नहीं है ना जी, एग्रीकल्चर प्लानिंग नहीं है, ये करनी पड़ेगी हमें। अब मेरा ख्याल में जो नई इस्लामिक मनसूबाबंदी की है उसमें एग्रीकल्चर पे जोर है, उस पे आईटी पे जोर है, ये चीजें वो हैं जिन पे हमें, माइनिंग पे जोर है, ये चीजें जो जल्दी हमें यील्ड दे सकती हैं। एग्रीकल्चर लेकिन सर वो किसान पैकेज जो आता था 300-400 अरब का, 500 अरब का, वो भी तो हमेशा आता ही है। वो फ्यूडल खा जाता है, जो पैसे मिलते हैं बैंकों से मिलते हैं वो अपने मज़ारों के नाम लेके खा जाते हैं, और खासतौर पर जहां फ्यूडल स्ट्रक्चर मजबूत है वो वही खा जाते हैं, वहां आम किसान को मिलता नहीं है, बड़े बड़े किसानों को मिल जाता है। इसके लिए हमें अपनी सारी चीज जो है उस स्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा, और ये लूट मार का बाजार जो है ये बंद करना पड़ेगा। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे ये लूट मार का बाजार बंद हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी ने हमारी फॉर्मल इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पे बैसाखियों पे ला खड़ा किया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स आपके साथ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसका नाम है कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके मुताबिक 2022 का जो साल था इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि पिछली 3 दिहाइयों में, 30 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ। और जब वर्ल्ड बैंक ने उसका तखमीना निकाला है तो उसका तखमीना निकाला है 29.3 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है। जो आफात आई हैं, सैलाब, तूफान, जालाबारी, बारिशें, लेकिन हमें एहसास नहीं है। हम IMF से 2-4 अरब डॉलर्स के लिए कितने वक्त से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि हमें 2-4 अरब डॉलर्स दिए जाएं। हकीकतन अगर हम सिर्फ अपनी मैनेजमेंट सही कर लें, एग्रीकल्चर के लिए सही पॉलिसीज क्रिएट कर लें, पानी का सही इस्तेमाल करें, बीज की पैदावार को सही करें, खाद की क्वालिटी को सही करें, फर्टिलिटी की बात करें, तो हम बहुत कुछ एग्रीकल्चर में अचीव कर सकते हैं। पर लग कुछ ये रहा है, जो अभी सज्जाद मीर साहब से मेरी बात हुई तो उसे यही लग रहा है कि सियासतदान सियासत कर रहे हैं ज़राअत के नाम पे। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, जो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भी नहीं किया तो कब करेंगे। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 1914 में जो एक सेब के अंदर ताकत होती थी, आज के दौर में आपको उतनी ताकत, उतना न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए कुछ 26-27 सेब खाने पड़ेंगे। इसकी वजह यही है कि हमने एहसास ही नहीं किया कि हम जो कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ डाल रहे हैं उससे फूड क्वालिटी कितनी गिर रही है, उससे कितना नुकसान हो रहा है हमारी ज़मीन मिट्टी की सेहत को, उससे कितना नुकसान हो रहा है फल को, उससे कितना नुकसान हो रहा है पूरे नेचुरल इकोसिस्टम को, जो उसका हिस्सा होते हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा कि क्या वजह है। देखिए, अगर इस ऑब्वियस कि अगर एग्रीकल्चर के मसले हल होंगे, पाकिस्तान के मसले हल होंगे, पाकिस्तानी मईशत के मसले हल होंगे, सियासतदानों के मसले हल होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, सियासतदानों का नाम रोशन होगा और वो बड़े अच्छे लीडर्स कहलाएंगे। लेकिन फिर क्यों नहीं वो चाहते, क्यों नहीं वो ऐसी पॉलिसीज बनाते कि हालात बेहतर हों? इस ब्रेक के बाद पूछूंगा मैं। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। बात हो रही है फूड एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी की। क्या वजह है कि हम अपने खानों में खुद कफील नहीं हैं, हम बेसिक अपने कैश क्रॉप्स को ही संभाल नहीं पाते हैं, दूसरे क्रॉप्स को तो छोड़ दीजिए, ऑर्चर्ड्स को छोड़ दीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं दुर्रे समीन अकरम साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच समीन साहिबा फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप यकीनन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगी, तो एक साइंटिफिक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अब न्यूट्रिशनल लेवल फूड में हमारे इतना गिर गया है कि 1914 में जो एक सेब के अंदर ताकत होती थी, एक एप्पल के अंदर न्यूट्रिशन होता था, आज आपको उसके लिए 25-26 एप्पल्स खाने पड़ेंगे उतने न्यूट्रिशन के लिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मैम? ओके, सो आई कांट टेल यू द फिगर कि कितने खाने पड़ेंगे, बट ये ज़रूर है कि जो हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़रूर गिर गई है। और इसकी वजह आई थिंक एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन जितना मुझे साइंटिफिकली नॉलेज या इंफॉर्मेशन है वो इस वजह से कि हम अपने जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ज़मीन को छोड़ भी देना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मतलब ज़्यादा हो सकें। हमने इतना ओवर यूज़ कभी कभी कर देते हैं कैश के लिए कि ज़मीन का जिंक और नाइट्रोजन वगैरह ये बहुत गिर जाता है। मैम, आप 25 सालों से हेल्प के साथ भी कनेक्टेड रही हैं, जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखता है वुमेन एंड चिल्ड्रन में। कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त न्यूट्रिशन का वुमेन एंड चिल्ड्रन में मैम? देखें, हमारा प्रॉब्लम अभी का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम बहुत पुराना है। और इसके जो वजूहात, बेसिक वजूहात जो हैं वो, जैसे हमारे दूसरे स्पीकर्स ने भी कहा, इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन इस
दर्जे बढ़ती जाती है हर साल कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड की है दैट इज़ नॉट कीपिंग पेस विद द पॉपुलेशन। तो ये एक बहुत अहम मसला है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड का बहुत इम्बैलेंस है, मतलब हर किसी को एक जितना खाना नहीं मिलता है। और इसके वजूहात भी मेरा ख्याल है हमारे स्पीकर्स ने पे उंगली रखी है कि पॉलिटिकल स्ट्रेस है, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उसमें मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, औरतों में, बच्चों में, और ख़ास तौर से औरतों में चूँकि मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, उनको काम का भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वो ज़मीनों पे भी काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, फिर फैमिली प्लानिंग भी बहुत कम है तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं वगैरह। तो इन वजूहात की वजह से ये औरतें मेल नरिश होती हैं। और ये लाइफ साइकिल ऑफ मेल न्यूट्रिशन काफ़ी अरसे से, काफ़ी डेकेड से हमारे यहाँ चल रहा है, और इस पर उंगली रखने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए हमें तवज्जो देनी पड़ेगी हमारे एडोलेसेंट लड़कियों को, लड़कों पर, और हमारी औरतों पर। जब वो उनकी मेल न्यूट्रिशन बेहतर होगी तो बच्चे हेल्दी पैदा होंगे और उनमें स्टंटिंग मेल न्यूट्रिशन कम होगा, क्योंकि स्टंटिंग जो है वो माँ की वूम से शुरू होता है, पैदा होने के बाद वो चलता है, लेकिन वो शुरू वहाँ से होता है। तो इम्बैलेंस ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में, जो हमारी ख़ास तौर से सिंध में आप देखें कि सिंध एक एग्रीकल्चरल क्या कहते हैं प्रोविंस कहलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन बच्चों में और औरतों में बलूचिस्तान से ज़्यादा है। ये क्यों? क्यों? ये इस वजह से कि हमारे, हाँ, यही मैं आपको कुछ मुझे जो अंदाज़ा है वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ जो ये जो सिस्टम है हारी का, कि उनको एक गिना चुना मिलता है जो कि वो पूरा नहीं पड़ता उनके लिए, और वो एक किस्म से बॉन्डेड लेबर की तरीके से काम करते हैं। और जब तक ये अपने स्मॉल फार्मर्स, उनको अपना अपना लैंड नहीं मिलेगा, उनको ज़्यादा हुकूक नहीं मिलेंगे कि उनको जो उगाना है, जो बेचना है, जो खाना है वो कर सकें, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। राइट। अर्बन एरियाज़ में भी यही हाल है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ओबेसिटी एंड ओवरवेट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन यस। वो किस बढ़ता जा रहा है? जिनके पास अफराद से खाना आ जाता है और जो गरीब हैं उनको नहीं मिलता वो खाना। तो जब तक हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये तीन चीज़ें हो गई, एक तो पॉपुलेशन की बात हो गई, एक इम्बैलेंस इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और तीसरा है एजुकेशन। हमारे लोगों में हमने किसी वजह से एजुकेशन नहीं पहुंचा पाए हैं। 70 साल हो गए, 70 से ज़्यादा साल हो गए, हमारी पॉपुलेशन जो है वैसी की वैसी इलिटरेट, और ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में हमने पता नहीं क्यों, जानबूझकर या नेग्लिजेंस है, जो भी है, एजुकेशन नहीं हुई। उसकी वजह से ये है कि औरतों को पता नहीं है कि अपने बच्चों को क्या खिलाएं। घर में अगर चीज़ें मौजूद भी हैं तो वो सही ग़िज़ा नहीं देती, बच्चों को सही टाइम पर ग़िज़ा शुरू नहीं करती। तो इससे भी मेल न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, स्टंटिंग बढ़ जाती है। तो ये एजुकेशन हो गया। और फिर फाइनली जैसे बात की गई है कि ओवर यूज़ ऑफ लैंड की वजह से जो लैंड जो है वो बहुत ही क्या मेल नरिश हो गया, लैंड भी मेल नरिश हो गया। Of तो course. इन Right. चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत आई है। एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री, वेरी वेल सेड मैम। और यकीनन आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म है, रईस रईस तर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। जमाल अकबर अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अंसारी साहब, थैंक यू। आपकी नज़र में फूड सस्टेनेबिलिटी, पेट बढ़ते जा रहे हैं, मुंह बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह हमें बताया शाह साहब ने कि इस वक्त गंदम की जो डिमांड है उसमें 8 से 10% हर साल इजाफा हो रहा है, लेकिन पैदावार हमारी 27 मिलियन टन पे ही है। हम ये बात तो करते हैं कि इस साल हमें गंदम कितनी चाहिए, लेकिन हम ये बात नहीं करते अगले 5 साल हमें गंदम कितनी चाहिए। हमारे सियासतदान क्यों सीरियस नहीं हो रहे हैं इस इशू के ऊपर? क्या वजह है अंसारी साहब, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पॉलिटिशियंस के सीरियस होने या ना सीरियस होने की तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Why, sir? इम्पोर्टेंट हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं
उनकी नियतों पर है कि हमारा पॉलिसी बनाने वाले सर पॉलिटिशियंस तो हैं, वही तो उन्हें बताते हैं ये पॉलिसीज बनाओ। पॉलिसीज तो आपकी देखिए आपकी ब्यूरोक्रेसी बनाती है और ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करते हैं सर। Well, I wish they were controlling the bureaucracy and the establishment. I wish, but irrespective के कौन responsible है, चाहे politicians है, चाहे आप मुल्क की आपकी अशरफिया है, आपकी establishment है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम बड़ा बेसिक है। रिग्रेसिव रिजीम्स हैं, आपके मुल्क में प्रिविलेजेस राइट्स हैं और राइट्स प्रिविलेजेस हैं। जब तक ये बेसिक डिस्पैरिटी आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके मुल्क में प्रोग्रेस नहीं आई। तो थोड़ा मुश्किल अल्फाज आपने यूज किए हैं। टेलीविजन आपको मालूम है सर, लेमैन देखता है, थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएगा आपने भी क्या कहा। प्रिविलेज ये है कि मेरे और आपके पास राइट है टू पैदल चलने का राइट है, और गाड़ी चलाना एक प्रिविलेज है, उसके लिए लाइसेंस मिलता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो शख्स गाड़ी चला रहा होता है वो समझता है कि पैदल चलने वाले का राइट नहीं है, और वो उसको हॉर्न बजाता है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता है। ये हमारे मुल्क का एक बेसिक डिस्पैरिटी है, और ये हर फील्ड में है। ये एजुकेशन में भी है, ये हेल्थ में भी है, ये एजुकेशन में भी है कि जो अमीर है वो समझता है कि मुल्क उसके लिए बना था और गरीब भी उसी के लिए बना। तो जब तक ये एक बेसिक डिस्पैरिटी है, और यही आगे चलती है जो आपकी पॉलिसीज में आती है। हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क एक वाटर इकोनॉमी है, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और जैसे डॉक्टर शाह साहब की एक बड़ी वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान इज अ वाटर इकोनॉमी। आप जहाँ पर भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखते हैं वो पानी जहाँ अवेलेबल है उसके साथ जुड़ी हुई है। इट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हकिंग द वाटर कोर्सेज, और ये अभी का नहीं है, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली है। घेरा था जब आपके डैम्स नहीं बने थे, हिस्टोरिकली मंडी थी क्योंकि दरिया वहाँ पे मिलते थे। इस तरह जहाँ जहाँ दरिया चलता था वहाँ शहर थे, वहाँ इकोनॉमी थी। आपने किया यह है कि उनको बर्बाद कर दिया है। आपने डैम्स बनाए हैं, दरिया बंद कर दिए हैं, कनाल्स बना दिए हैं। जो लोग दरियाओं पे रहते थे उनको आपने बेघर, बेजमीन और बेपानी कर दिया है। तो ये बड़े बेसिक राइट्स हैं जो आपने उड़ा दिए। उसके साथ साथ आपने एक और बहुत जुल्म किया है, और जुल्म ये किया है कि आपने जब डैम्स बने आपके मुल्क में 60 और 70 की दहाइयों में, तो आपने समझा कि आपके पास वाफिर पानी है, और इतना पानी है कि आप उसके साथ जो मर्जी खलवाड़ करें वो पानी खत्म नहीं होगा। तो आपने फ्लड इरिगेशन की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। आपके मुल्क का काश्तकार ये समझता है कि जितना ज्यादा पानी लगाऊंगा उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हालांकि नेचर में ऐसे नहीं होता। आपने लोकल लो वाटर डिमांड सीड्स को खत्म कर दिया। आपने जीएम क्रॉप्स ले आए, जो आप अभी बात कर रहे थे कि आज 50 सेब खाने पड़ते हैं पुराने एक सेब के, क्योंकि उसको जेनेटिकली जब मॉडिफाई करते हैं तो उसकी फूड वैल्यू कम हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यही आपने गंदम के साथ किया, यही आपने बाकी चीजों के साथ किया। तो आपके इस वक्त जो जो सीड वेराइटीज हैं वो सारी जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो आप मॉन्सांटो के चक्करों में पड़ गए हैं। आपके मुल्क में अनगिनत वेराइटीज है और अनगिनत सीड वेंडर्स हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। इंडिया में भी यही सिचुएशन थी। उन्होंने अपने सीड वेंडर्स को, सीड वेराइटीज को 1/3 से भी कम कर दिया, बल्कि एक ख्याल में 10 गुना कम कर दिया, ताकि आपके मुल्क में कंसिस्टेंट वेराइटीज हो, आपकी सीड्स के ऊपर कंट्रोल हो, और उसके साथ प्रोडक्टिविटी पे कंट्रोल। आपके मुल्क में आप अभी तक क्रॉप राशनिंग का, रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। आपने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि आप क्रॉप कौन सी चाहते हैं। हमारी इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा कर दी है एग्रीकल्चर में भी, जिस तरह आपने इंडस्ट्री में की है, कि आप इस वक्त जो भी चीज बनाते हैं या उगाते हैं वो दुनिया में सबसे महंगी है और सबसे क्वालिटी में इंफीरियर है। आपकी गंदम की कॉस्ट इस वक्त दुनिया में महंगी तरीन गंदम में से आती है। फार्मर भी रोता है, क्वालिटी भी सबसे पुअर है। वी डू नॉट ग्रो द बेस्ट व्हीट इन द वर्ल्ड, जो एक जमाने में हम करते थे। पंजाब में हम फख्र में जो करते थे अपनी जो कनक हमारी होती थी, आज ऐसा नहीं है। फिर शॉर्टफॉल्स होती हैं क्योंकि हमने ना कोई लोकल स्टोरेज बनाया। आप पाकिस्तान का तो डेटा मेरे पास नहीं है, ना यहाँ पे कोई तहकीक करता है, बट इंडिया में एक जब नर्मदा वैली डैम बन रहा था तो अरुंधति रॉय ने एक समेशन, कुछ एसेज लिखे थे। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने समेशन की थी, अगर मुझे वो फिगर ज़बानी याद है इस वक्त करेक्टली, कि जिस साल की वो जिक्र कर रही थी उस साल इंडिया में डैम इरिगेशन से
तकरीबन 43 या 45 मिलियन टन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ था। और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में कोई 3-1 डैम्स है, तो 45 मिलियन टन ऑफ ग्रेन वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर डैम इरिगेशन से। उसी साल तकरीबन उतना ही टनेज चूहों ने खा लिया था फॉर पुअर स्टोरेज। हमारे मुल्क में भी तकरीबन यही हालात है। हम प्रोडक्शन पे तो बात हमारी करते यही हैं, हालात सर, चूहों के खाने की यही हालात है आई गेस। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। जब आप गंदम को स्टेशनों में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टोर करेंगे, स्कूलों में स्टोर करेंगे, तो यही होगा। आपके हजारों टन, लाखों टन जो अनाज है वो बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आपके मुल्क में जो प्राइस मैकेनिज्म है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो इंटरनेशनली कंपैरेटिव नहीं रहती आपकी को। आपको कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि जो, अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 9.5-10 बिलियन डॉलर का आपने खाना और फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, राइट, जिसमें तकरीबन 6 से 6 बिलियन डॉलर के करीब आपने खुर्दनी तेल और दालें इंपोर्ट की। आपका मुल्क दुनिया में भीख मांग रहा है 3 अरब डॉलर साल की शॉर्टफॉल के लिए। हर साल हमारा 3 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल होता है। 6 अरब का सिर्फ हम दालें और खुर्दनी तेल मंगाते हैं। अंसारी साहब, वो महमूद नवाज शाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और सिंध आबाद बोर्ड ने एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने बताया था कि हमने 32 अरब डॉलर की फूड इंपोर्ट्स की हैं। अगर यही पैसा हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पे लगा देते तो हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं वो, 100% सही कहते हैं। बट मसला ये है कि लोकल प्रोडक्शन पे कमीशन नहीं मिलता। कमीशन से मुराद आपकी रिश्वत है सर? सर रिश्वत कह लें, उसको ट्रेडर माफिया कह लें, उसको जो मर्जी कह लें, ये मुल्क ट्रेडर्स के कंट्रोल में है। अगर कराची शहर की एक दुकान एक मार्केट हड़ताल करती है, वो एक नेशनल न्यूज होती है। yes. 1000 जिम्मेदार खुदकुशी कर ले तो नेशनल न्यूज नहीं होती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वो होता है, ये मसला है कि आपका मुल्क पूरे का पूरा आपके अर्बन सेंटर्स ने काबू किया हुआ है, 2-3 शहरों ने काबू किया हुआ है, और उन 2-3 शहरों के दुकानदारों ने काबू किया। और वो पूरे मुल्क को कहते हैं कि 400-500 खानदानों ने भी काबू किया हुआ है। शायद उससे कम वालों ने किया, उससे कम वालों ने किया। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने अभी तक प्रोग्राम में फूड को तफसीलन डिस्कस किया है, वाटर को मुझे डिस्कस करना भी बाकी है। यकीनन वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और साथ साथ फूड से कनेक्टेड और फार्मिंग से कनेक्टेड, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड दूध होता है, क्योंकि लाइफ स्टॉक से आप दूध लेते हैं, ईंधन भी लेते हैं, खाद भी लेते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। खुले दूध के ऊपर क्या कैंपेन चलाई जा रही है जिसकी वजह से फार्मर्स थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। बात हो रही है फूड एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। यकीनन बेहतरीन मेहमान और पैनल्स मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक मुहावरा था उर्दू का बड़ा मशहूर, दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे पानी भी डिस्कस करना है, अभी दूध भी डिस्कस करना है। आई स्टार्ट विद दूध। दूध बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे फार्मर्स और एग्रीकल्चर की लाइवलीहुड के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में छोटे फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, बेज़मीन फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो रईस और बड़े फार्मर्स हैं वो बहुत कम तादाद में हैं, और उन्होंने बड़ी तादाद में ज़मीन पर कब्जा उनके हाथ में है, सारे मालिक हैं, वो पैसा उनके पास है। तो छोटे फार्मर्स के लिए हमेशा ज़रूरी होता है कि वो सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपनी गाड़ी चलाने के लिए 2-4 जानवर पालते हैं। माल मवेशी, लाइफ स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस माल मवेशी से एक तो हम सब जानते हैं कि दूध लिया जाता है, दूध बेचा जाता है, पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ उससे आप जानते हैं कि ईंधन बनता है उनके गोबर से, वो अपने चूल्हे भी उससे जलाते हैं। खाद बनती है उनके फसलों के लिए ताकि फर्टिलिटी रहे, सॉइल की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और उसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस हाई रहें। लेकिन एट द सेम टाइम एक कैंपेन पाकिस्तान में चल रही थी खुले दूध के खिलाफ कि वो हेल्दी नहीं है और उसके अंदर जरासीम पाए जाते हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसेस हुए, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। आज भी यही देखा जा रहा है कि लोग टेट्रा पैक की बड़ी कैंपेन्स देखते हैं, एड्स देखते हैं, और खुले दूध की बुराइयां हो रही होती हैं ओपनली, एंड नो वन इज एबल टू स्टॉप देम। अगर ये खुला दूध बंद हो गया तो अंदाजा कीजिए कि जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स,
64% है ये फार्मर्स जो तकरीबन 35% के करीब जमीन होल्डिंग अपनी पाकिस्तान की रखते हैं। तो ये 64% फार्मर्स बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और खुले दूध से आखिर दुश्मनी है क्या, जानते हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब से, जो डेयरी एसोसिएशन के चेयरमैन है। गुज्जर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने दिया। आखिर खुले दूध से दुश्मनी है क्या सर? असल में जी देखें, मैं आपको बता दूं कि आपने अभी जो जिक्र किया ना कैंपेन पहले, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के कांधों पे रख के चंद जर खरीद डॉक्टर चलाते रहे, ताज़ा दूध को गंदा और डब्बे को अच्छा कह के, उसके बाद कुछ टीवी एंकर्स नेशनल मीडिया पे चलता रहा। ये केस हमने पैमरा से जीत लिया है। हम पैमरा में खड़े हो गए थे, किसी चीज को अच्छा और दूसरी को बुरा नहीं कहा जा सकता जी। वेरी ट्रू। और यकीनन इनकी देखें, ये दावेदार है ना कि दूध तो छोटे किसान से खरीदते हैं, क्या वो दूध मशीनों से गुजर के डब्बों में पैक होके अच्छा हो जाता है? देखें, ये साजिश है, ये साजिश है छोटे किसान को खत्म करने की और डब्बा बंद कंपनियों की साजिश है। तलहा मैं बता दूं आपको कि हम छोटे 98% किसानों की जंग लड़ रहे हैं, और यकीनन कारपोरेट सेक्टर जो है, जो ये डब्बा बंद कंपनियां हैं, आज तक बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम चला के ताजा दूध को गंदा कह के ये आज तक सिर्फ 2% मार्केट हासिल कर चुके हैं दूध की। और मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे ज्यादा जो अहम बात यह है, जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए और जस्टिस साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया इसका, तो जब प्रोडक्शन ऑडिट हुआ तो पता चला जी एक कंपनी की दूध की परचेज 5 लाख लीटर थी, और सेल्स जो थी, ये मीडिया रिपोर्ट्स में बता रहा हूँ, और जो सेल्स थी वो 85 लाख लीटर थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि जी 80 लाख लीटर दूध कहाँ से बढ़ा, कहाँ से आया। एक कंपनी की 3 लाख लीटर दूध की परचेज थी किसानों से, और 63 लाख लीटर दूध की सेल थी। और तो कहाँ से आ रहा था? आपने तहकीक तो की होगी शाकिर भाई। असल में जी देखें, अब जब भी आप इन कंपनीज के प्रोडक्शन ऑडिट की बात करेंगे ना, तो ये बात निकल के आएगी कि जी जो पाकिस्तान है, वतन अजीज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं कि पाकिस्तान के किसान को खुश्क दूध के माया सैलाब में बहा दिया गया है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो खुश्क दूध के नाम पे वे पाउडर स्किम मिल्क इंपोर्ट किया गया वो इंडिया से आया है, जो स्मगल होके आया वो अलग। और छोटा किसान उस वे पाउडर स्किम मिल्क को दूध बना के वतन अजीज में अनबिलीवेबल शाकिर साहब, अनबिलीवेबल। बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हुए तलहा। और यकीनन देखे ना, ये तो एहसान है जस्टिस साकिब निसार साहब का हम पे कि प्रोडक्शन ऑडिट हुए और चीजें सामने जब खुल के आई तो ही हमें भी पता चला। और आपको पता है, हम देखे ना, एक छोटा किसान भैंस का दूध निकालने वाला ये नहीं जानता कि जी हम किसी कंपनी का नाम लिख देंगे तो हम किसी अजाब में आ जाएंगे। हमारे किसानों ने क्वीन के खिलाफ मुहिम शुरू की, वो एक कंपनी का नाम लिख दिया, हमारे गले में वो फिल्म आ गई, हमने हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगी। और शाकिर साहब, अब जो एक हवा चल पड़ी है, कहा जा रहा है कि खुले दूध पर पाबंदी लगाने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। देखा जी, ये हकीकत है। वो यूं है कि पंजाब में जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो मिनिमम पास्चराइज एक्ट, जो सेफ मिल्क एक वो ये बना रहे हैं एक्ट, उसके तहत 2022 में मिनिमम पास्चराइज एक्ट लागू होना था। पर उसके आड़े हमारी जो एसोसिएशन है DCF है पाकिस्तान, वो आई और मैंने इन्हें कहा जी अगर आप ऐसे करेंगे तो छोटा किसान तो खत्म हो जाएगा। वो ना तो मशीनरी लगा सकता, ना वो पैक करके मार्केट तक ला सकता है। आपके पास मिल्क प्रोसेसर मौजूद है, आप हमसे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ले लें, आप बेशक पैक करके बेचें, हम पैक नहीं कर सकते हैं उसको। तो ये जोर जबरदस्ती हमारे साथ की जा रही है पंजाब भर में, और यकीनन ये फिर पूरे और ये पाबंदी लगी तो इसका मतलब क्या होगा शाकिर साहब? इसका मतलब ये है कि जी 98% मार्केट जो आज छोटे किसान के पास है, ताजा दूध की मार्केट है, उस पर कारपोरेट सेक्टर कब्जा कर देगा। लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल मुल्क में लोग डब्बे का दूध पियेंगे, इसका मकसद ये होगा। अनबिलीवेबल। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाज़ेह ने कर दिया कि 98% किसानों का ये एक तरीके से कत्ले आम होगा। महमूद नवाज शाह साहब, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? जी, आपने बड़े अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस किया। आप थोड़ा पाकिस्तान का अगर लैंडस्केप देख लें इकनॉमिक, तो हम कभी भी छोटे और मुतवसत तबके का बिजनेस हो, फार्मिंग हो या ये लाइफ स्टॉक हो, उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करते। जितनी स्कीम्स आती हैं दैट्स अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ड्रिवन टुवर्ड्स सम अदर सेक्टर्स। एक मैं आपको और डिस्टॉर्शन बता देता हूँ दूध में।
देखिए, अगर कोई खुला दूध बेच रहा है, अगर उसके 20 रुपए या 10 रुपए लीटर वो महंगा करता है या हो जाता है, तो उसके ऊपर 7 बजे से लेके शुरू हो जाते हैं लोग और उसकी प्राइस कंट्रोल की बातें और दोहाई की बातें शुरू हो जाती हैं। मुझे आज बताएं कि पैकेज्ड मिल्क की प्राइस कभी बढ़ती है, कभी आपको पता भी लगता है कि उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है? नहीं सर, नहीं दे पता हैव चलता। लिटरली दे हैव लिटरली डबल्ड द प्राइसेस। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसके पास है, ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास अवेलेबल हैं, ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज किसके पास अवेलेबल है। तो आप तो अपने स्मॉल और मीडियम साइज फार्मर को तो और भी मार्जिनलाइज करे जा रहे हैं। आप जो फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं उससे इनहेराफी नहीं है हम फार्मर्स की, करनी चाहिए, लेकिन आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करें ना, कि जो छोटा और मुतवसत तबके का फार्मर है वो भी तो कुछ कर सके ना। अभी यहाँ पे जितनी भैंस कॉलोनियाँ चारों तरफ बनी हुई, जहाँ पे लाखों जानवर बने हुए, वहाँ पे आप कोई मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? कोई वहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का कभी आपने सोचा है? जब ये सारी चीजें नहीं करेंगे, आपकी मिल्क की यील्ड्स जो हैं इस वक्त वो दुनिया के 1/4 से भी कम है। हमारा आज जानवर कोई 7 से 8 लीटर देता है दिन में, और जो बाहर से जानवर आता है वो 35, जो हैं बाहर वो 35 से 40 लीटर का डेली की यील्ड होती है। सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैंक से लेके वो सारे जानवर लेके आ रहे हैं बाहर से। आपकी लोकल ब्रीड्स खत्म हो रही हैं। फिर आपने बात की न्यूट्रिशन की। देखिए, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस ना होने की वन ऑफ द रीजंस इज that the international research is being driven towards producing more with some other parameters but not being towards यानी सर nutrition. क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अब आपके पास हम जो ये सारी पॉलिसीज करे जा रहे हैं, आर्बिट्रली उनको इन्फोर्स करे जा रहे हैं, दीज विल नॉट पे ऑफ। चले छोड़ दें, आप छोटे फार्मर को खत्म कर दें। मुझे बताएं, आज भी बाजार में 90 से 95% लोग वो खुला दूध पीते हैं। जो अगर इतना ही बुरा दूध है तो हमारे तो लोग आधे ज्यादा इसमें खत्म होते, डेली मरना शुरू हो जाते। चले अगर आप वो बंद कर देते हैं दूध, तो दूसरा दूध आएगा कहाँ से? नीदर देयर इज कैपेसिटी, neither there is milk even to be made available. So I think आप जो है ना कार्ट को घोड़े से आगे बांध रहे हैं। अगर आप वो सारी इंडस्ट्री को एक फैसिलिटेट करें, लाइफ स्टॉक के सेक्टर को फैसिलिटेट करें, उनकी ब्रीड्स को बेहतर करें, उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करें। आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। वो सब करेंगे तो उनके भी दूध प्रोडक्शन के पैस्चराइज करने के, अगर आप कह रहे हैं सेफ है, और दूसरी जो चीजें उनको बेहतर करने का एक आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। लास्टली देखिए, देहात में 12 से 16 घंटे बिजली नहीं है, रूरल एरियाज में। अब आप कह रहे हैं कि ये करें, पास्चराइज भी करें, ये भी करें, वो काय पे चलाएगा? किस चीज पे चलाएगा? कौन उसके पैसे और सर देगा? खुले कहाँ दूध से पर आएगी पाबंदी ये लग गई तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दें। जी, खुले दूध के ऊपर अगर होगी तो लोगों को जो ये दूध मिल रहा है वो भी मिलना नसीब नहीं होगा। राइट शाह साहब, अब मुझे अब बताया जा रहा है कि अब पहले पार्ट का टाइम अप हो गया है। पहले पार्ट में हमने फूड को तफसीलन डिस्कस किया है, फूड सस्टेनेबिलिटी को किया है। पार्ट 2 में हम वाटर सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में। देखना मत भूलिएगा वेक अप पाकिस्तान।